Hello everyone, I hope you are doing well. So welcome to my YouTube channel Learn with Shini. From today we are going to start history series for class 10th basically. So yeah, we have our first chapter, the rise of nationalism in Europe. So before going to the content of the chapter, we will see that what is the mean of the nationalism. What is the mean of nationalism? Means nationalism का मतलब तो पता होना चाहिए. सो नेशनलिज्म इन यूरोप में ऐसी क्या कंडीशन थी कि यूरोप में नेशनलिज्म जैसी चीज़ आई, वहाँ पे लोग अपने राइट्स के लिए, अपने नेशन के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं. वहाँ पे क्या चीज़ें हुई वहाँ पे. सो यूरोप की अगर मैं बात करूँ, देन यूरोप वॉज ऑर्गेनाइज एरिस्टोक्रेटिकली. मीन्स वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी चलती थी. एरिस्टोक्रेसी मीन्स कि जो पावर्स होती थी दैट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग के हाथ में होती थी पावर, या फिर कुछ पीपल होते थे उनके हाथ में होती थी. एंड द किंग जो होता था, किंग की क्या कंडीशन थी, देन किंग ये फील करता था दैट ही फेल्ट कि सारी पावर जो है, रूल करने की सारी पावर जो है वो उसके पास है. एंड वो अपने आप को एक तरह से डिवाइन पावर समझता था. अपने पास सोचता था कि डिवाइन पावर है उसके पास, अपने आप को भगवान समझता था, जो वो करेगा वो सब कुछ सही होगा. सो बेसिकली कॉमन पीपल के पास राइट्स नहीं थे. जो किंग था वो अपने आप को बहुत ही सुप्रीम समझता था. ओके. सो ये चीज़ बस मोनार्कीज़ के केस में नहीं थी, रिपब्लिक के केस में नहीं थी. ये हर जगह ये केसेस, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जिनेवा, ब्रेमेन, कैरको, सारी कंट्री लाइक बेल्जियम, रशिया, ये सब में कंडीशन थी. ओके. सो अगर इंग्लैंड की बात करें, सो इंग्लैंड का आपको पता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट शुरू से है. सो वहाँ पे पार्लियामेंट जो था, वहाँ पे आपको पता है कि पार्लियामेंट जो होती है, कहीं की भी बात करें, पार्लियामेंट जो रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, वही पूरी कंट्री पे, पूरे नेशन पे क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है. ओके. सो यहाँ पे जो पार्लियामेंट भी था, वो पार्लियामेंट भी कंट्रोल था. किसके द्वारा कंट्रोल था वो? पार्लियामेंट भी बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे वो उसको कंट्रोल करते थे पार्लियामेंट को. ओके. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एरिस्टोक्रेसी चल रही है ना, क्योंकि कुछ पावर जो है आपकी कंसंट्रेट है टू दी सम पीपल. कुछ पीपल ही उस पावर को यूज़ कर रहे हैं, पावर को एक तरह से अपने लिए प्रिविलेज्ड हैं वो लोग. ओके. सो अगर हम बात करें कि वहाँ के जो रूलर्स थे वो एक तरह से डिस्पॉट्स थे. डिस्पॉट्स मीन्स आप बोल सकते हो डिक्टेटरशिप चलती थी वहाँ पे. जो रूलर्स थे वहाँ पे वो एक डिक्टेटरशिप चलती थी, मतलब उनकी मर्जी में जो आया वो करते थे. फिर आप सोचिए वहाँ के कॉमन पीपल की कंडीशन क्या होगी. सो या वहाँ की अगर सोसाइटी की बात करें, यूरोप की सोसाइटी की बात करें, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा फ्रॉम दी चैप्टर यू हैव लर्न इन योर क्लास 9th हिस्ट्री बुक, फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके. सो वहाँ की जो सोसाइटी थी दैट वॉज डिवाइडेड. सोसाइटी डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. आपका बर्थ जो हो रहा है, आप कौन सी सोसाइटी में आपका बर्थ हो रहा है, कौन से ग्रुप में आपका बर्थ हो रहा है, उस पर डिपेंड करता था. मीन्स हेरिडेटरी चीज़ें थी वहाँ पे, हेरिडेटरी थी. सो आपने 3 ग्रुप्स पढ़े होंगे वहाँ पे, 3 स्टेट्स पढ़े थे. नोबल्स पढ़ा होगा आपने, नोबल्स पढ़े होंगे. एंड आपने पढ़ा होगा लाइक पुअर पीपल थे. ओके. नोबल्स पढ़े होंगे, पुअर पीपल पढ़े होंगे. एंड द थर्ड वॉज क्लर्गी. सो सीक्वेंस की बात करें पावर के सीक्वेंस में, तो सबसे ज़्यादा पावर जो थी वो क्लर्गी के पास में थी. सेकंड नोबल्स जो थे, नोबिलिटी जो थी उनके पास थी. एंड द थर्ड वॉज पीजेंट्स आर पुअर्स. ओके. सो यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि जो स्टार्टिंग के जो दोनों ग्रुप्स थे लाइक नोबिलिटी एंड क्लर्गी, उनकी देवर प्रिविलेज्ड, उनको प्रिविलेज्ड क्लासेस बोले जाते थे. क्यों प्रिविलेज थे? बिकॉज दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन. उनको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता था. अब ओके, अगर उनको टैक्स नहीं पे करना होता था तो वो जो भी चीज़ें इंजॉय करते थे, जो भी सर्विसेज इंजॉय करते थे, सो उसका टैक्स का उसका बर्डन किस पे जाता था? सो दैट बर्डन वॉज फेल ऑन दी अनप्रिविलेज्ड क्लासेज. जो अनप्रिविलेज्ड क्लासेस थे, जो हमारा पुअर सेक्शन था, जो हमारी पीजेंट्स थे, उनके ऊपर सारा ये बर्डन जाता था. ओके. सो ओवरऑल वी कैन से दैट द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन अ फ्यूडल बेसिस. जो सोसाइटी थी वो वहाँ पे फ्यूडल चल रहा था, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था. ओके. कि वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स आपके प्रिविलेज्ड हैं, एंड जो हमारे छोटे छोटे से पीजेंट्स हैं वो क्या है, हमारे एक तरह से पुअर हैं, या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं. ओके. सो आप लोग देख रहे हो कि एक तरह से एक डिसऑर्डर जैसी कंडीशन चल रही है, एक टर्बुलेंस की क्रिएट कर दिया गया यहाँ पे. सो इसी टर्बुलेंस वाली कंडीशन में यहाँ पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है. नेशनलिज्म देखिए, यहाँ पे नेशनलिज्म अब निकल के आया है. यूरोप का आपने बैकग्राउंड देखा, क्या क्या वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिक्स कैसी है. सो यहाँ पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग निकल के आती है.
ओके। सो ऑल्दो नेशनलिज्म जो था वो यहाँ से नहीं, इसके पहले भी नेशनलिज्म की बात हुई थी फ्रॉम दी रिनाइसेंस। रिनाइसेंस बेसिकली क्या था, रिनाइसेंस वॉज ए, रिनाइसेंस को अगर लिया जाए तो इट्स अ पीरियड फ्रॉम 14 टू 18 सेंचुरी। 14 टू 18 सेंचुरी के बीच में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो कल्चर के फील्ड में, चाहे वो आर्ट के फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स, चाहे वो इकोनॉमिकली, चीज़ों का क्या होता है, रीबर्थ होता है, चीज़ें रिवाइव हुई हैं, चेंज हुई हैं फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। यहाँ पे इसी पीरियड में हर चीज़ें, जो रिनाइसेंस के पीरियड में हर चीज़ें क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं, जिसे को हम लोग रिनाइसेंस बोलते हैं। ओके, सो ये बेसिकली यूरोप में हुआ था, ये जो ये वर्ड है ये यूरोप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो रिनाइसेंस ये चीज़ें हुई, बट जो हम प्रोमिनेंट टाइम बोलते हैं, किसी भी चीज़ का एक पीक टाइम होता है, तो जो प्रोमिनेंट टाइम था दैट वाज ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। क्यों 18th एंड 19th सेंचुरी, ऐसा क्या हुआ 18th सेंचुरी में? या 18th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस इवेंट होता है, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एज यू ऑल नो 1789 में होता है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है इसको बेसिकली बोला जाता है दैट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द पीपल। जो पीपल थे उनका गुस्सा फूटता है ना, कि एक लिमिट होती है कि आप बर्दाश्त करते हो, फिर आपसे एक लिमिट के बाद बर्दाश्त नहीं होता है। सो दैट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द पीपल। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, दैट इज़ द मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। और यहाँ से एक मेजर कैरेक्टर भी निकल के आता है, दैट इज़ नेपोलियन। नेपोलियन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक तरह से आप लीडर बोल सकते हो, यहाँ से एक मेजर कैरेक्टर निकल के आता है फ्रेंच की हिस्ट्री से, दैट इज़ नेपोलियन। सो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली इस रेवोल्यूशन में जो पीपल होते हैं वो आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। किस लिए? वो यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म जो है उसको अपोज करते हैं। व्हाट इज़ एब्सोल्यूटिज्म? जो मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि जो यहाँ पे रूलर होते हैं, किंग होते हैं, दे फील दैट दे हैव द एब्सोल्यूट राइट टू रूल, कि वहाँ पे जो वो करेंगे वही सब कुछ होगा। दे जो आप बोल सकते हो होल एंड सोल, वही जो है वो होल एंड सोल है। सो ये जो फीलिंग थी किंग्स की, इसको एक तरह से आप बोल सकते हो एब्सोल्यूटिज्म। ओके, सो यहाँ पे जो रूलिंग क्लास की जो पावर्स हैं उसको ट्रांसफर करने की बात की गई। यहाँ के जो पीपल थे वो आपस में यूनाइट हुए, उन्होंने बोला कि भाई जो रूलिंग क्लास है, जो उनकी पावर है उसको हमें ट्रांसफर करना है, कि कॉमन पीपल के पास भी राइट है। सो यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में अदर जो कंट्रीज़ होती हैं यूरोप में ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी, अदर कंट्रीज़ में भी ये कंसेप्ट जो होता है नेशनलिज्म का वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, ग्रीस, इन सब में चीज़ें जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो धीरे धीरे स्प्रेड होती है। कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग कुछ कंट्रीज़ के कैसे वहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वो सारी हम अभी इसी चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी आएंगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक्चुअली है क्या? जो सारी कंट्रीज़ यहाँ पे नेशनलिज्म की अब बातें कर रही हैं, नेशनलिज्म है क्या? सो द जनरल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ अफेक्शन, अटैचमेंट एंड थॉट फॉर वंस ओन कंट्री। जो आज के टाइम पे हम हमारे अंदर है, इंडियंस जो हैं हमारे लिए है ना, कि दैट वी आर रिलेटेड टू आवर ओन कंट्री, इंडिया से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं। सो हमारे लिए जो एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि भारत हमारी माता है। सो हम लोग अपनी जो कंट्री है, जो हमारा नेशन है, उसको एज अ गॉड हम लोग समझते हैं ना, कि हमारी सारी जो भी पावर है वो हमें यहीं से मिली है। या सो हमको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले हमको अपने नेशन का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। मीन्स हमको कोई भी चीज़ करने से पहले ये नहीं देखना है कि हमारा फ़ायदा है कि नहीं है, हमको पहले देखना है कि हम जिस नेशन में रह रहे हैं उसका इंटरेस्ट यहाँ से प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, हमें अपनी नेशन की सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना है, कि यहाँ पे हमारा जो नेशन है वो सुप्रीम रहे, यहाँ पे नेशन में किसी का इंटरफेरेंस ना हो। तो यहाँ पे हमने अपनी नेशन की सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना है इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? ओके, बिकॉज नेशनलिज्म जो हमारा नेशन है, यस, जो हमारा नेशन है, इट इज़ द सोर्स ऑफ आवर पॉलिटिकल पावर। जो हमको पावर्स मिली है हमारी, जो किसी भी फील्ड में पॉलिटिकल पावर, तो ये हमारा जो सोर्स है हमारी पावर्स का, ये हमको हमारे नेशन से ही मिलता है। राइट, हमारे पावर्स कहीं हमको बाहर से नहीं मिल रहे, हमारा नेशन जो है वही जहाँ पे हम रह रहे हैं वही हमको हमारी सारी पावर्स को हमें एक तरह से वही प्रोवाइड करा रहा है। ओके,
सो जो डेवलपमेंट होता है किसी भी नेशन का, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है इन द फील्ड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, जो डाइवर्सिटी है, सो वो जो पीपल्स हैं वहाँ के, उनमें क्या हो, एक तरह से यूनिटी होनी चाहिए वहाँ के लोगों में। अगर यूनिटी होगी तभी वो जो नेशन होगा वो एक तरह से डेवलप हो पाएगा। हमारे अंदर अगर एक फीलिंग रहेगी कि हम किसी भी रेस के हैं, हम किसी भी कास्ट के, हम किसी भी रिलीजन के हैं, डजेंट मैटर, वी आर फ्रॉम द वन नेशन, हम वन नेशन पीपल हैं। सो वहाँ से क्या होगी, एक नेशनलिज्म की फीलिंग अगर रहेगी सो उस कंट्री का भी बेटर डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, अबाउट नेशन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे अर्नस्ट रेनन, उन्होंने एक बात भी कही थी अपने लेक्चर में, उन्होंने नेशन के ऊपर एक बात भी कही थी कि किसी भी जगह पे कोई भी अगर कहीं पे कोई रूल कर रहा है, किसी भी जगह पे एक नेशन का एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर अगर एक टेरिटरी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, सो वहाँ पे अगर एक कोई इंसान है जो रूल कर रहा है, ठीक है, अगर वही रूल कर रहा है, वो अपने आप को होल एंड सोल समझने लगे, वही मास्टर बन जाए, सो कोई भी टेरिटरी उस अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है जहाँ पे बस एक ही लॉ हो और एक ही मास्टर हो। वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है कि उस टेरिटरी को एक नेशन समझा जाए एंड उस नेशन में रहने वाले लोगों को इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, वहाँ पे रहने वाले लोग आपस में यूनाइट हों, ठीक है, और उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग हो कि ठीक है हम एक नेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक मास्टर हो जाए और एक ही लॉ सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, ऐसा चीज़ें नहीं, एक नेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए, नेशनलिज्म वाली फीलिंग होनी चाहिए। ओके, सो एक इसके बाद एक स्टोरी क्या है, एक पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे एक फ्रेडरिक सूरियो थे, दैट वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट। सो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी अबाउट दिस नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, क्या क्या यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उसके बारे में उन्होंने एक पिक्चर में, एक पेंटिंग में उन्होंने डिपिक्ट किया था। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें, टॉपिक्स क्लियर हुई हों। सो या, थैंक यू क्लास, and I hope you enjoyed the video. I hope all topics are cleared. So okay, we will meet in our next lecture, next video. If you like the video, then obviously like and subscribe our channel. Okay, thank you class.